हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें पूरी मतलब तीनों जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कंबाइन रहेगा, एक ही वीडियो में सब कंबाइन है। और बहुत ही अच्छे से मैंने जो है क्वेश्चन को छाटा है और करीब इसमें 50+ क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पूरे जो है चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा। और अभी तक अगर सृष्टि वाला नहीं देखा है तो सृष्टि वाला भी देख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है वो होता है सिल्वर कलर्ड यानी AgCl। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए शुद्ध जल वो ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारीय होता है, तो इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो होगा 7। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि क्षारीय विलयन है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक, तो यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए H2SO4 एक अम्ल है, तो जब क्षार, अभी मैंने बताया कि क्षार का 7 से अधिक होता है और अम्ल का 7 से कम होता है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यानी जल को कीटाणुओं से बचाने के लिए उसमें कौन सा पाउडर मिलाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी NaHSO4 या फिर ऑप्शन सी Na2SO4 या ऑप्शन डी KCN। तो देखिए निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, यानी इसमें से अम्लीय लवण ये हमारा बी वाला यानी NaHSO4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो सातवां वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां वाला क्वेश्चन हमारा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है। तो देखिए इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट है जो प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो देखिए धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो इन चारों में से ऑप्शन ए वाला राइट होगा, क्योंकि देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो है 9th वाला क्वेश्चन कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो देखिए खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो हो वो राइट आंसर होगा। ठीक, हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो 10th वाला क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो देखिए वो धातु है सोडियम। ठीक, सोडियम एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु यहाँ पे अम्ल होगा, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन सी धातु, देखिए ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो देखिए केवल कॉपर ही है जो धातु अम्ल से जो है धातु मतलब अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कॉपर जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, तो यहाँ बचा हमारा यहाँ पे जस्ता यानी जिंक। तो जिंक जो है वो तनु अम्ल के साथ संयोग करके जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि संतृप्त और असंतृप्त में अंतर क्या है। ठीक, तो देखिए संतृप्त उन्हें कहते हैं जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखता हूँ कि CH3, ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन से हैं। तो देखिए एथिलीन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट होगा, क्योंकि एथिलीन जो है वो असंतृप्त यौगिक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 14th वाला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। यहाँ पे एथिल होगा एथिल अल्कोहल यानी C2H5। ठीक, तो देखिए एथिल अल्कोहल ये अल्कोहल ग्रुप का समूह है, तो यहाँ पे हमारा ऑल जुड़ता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट होगा एथेनॉल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो देखिए सहसंयोजक आबंध का मतलब हो गया यहाँ पे ये कि जैसे हमको लिखना है CH3,
तो हम उसको और एक्सपेंड में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं C, फिर एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब यहाँ पे एक H लिख दिया, एक H यहाँ पे लिख दिया और एक H इधर लिख दिया, ठीक। तो ये बीच में जो हमारे बॉन्ड है इसे ही हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध। तो अगर आप इस तरह लिखते हैं तो C3H8 लिखने में कुल मिला के कितने सहसंयोजक आबंध लगेंगे, तो यही ये पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, क्योंकि प्रोपेन को इस तरह लिखने में 10 सहसंयोजक आबंध लगेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16वां वाला क्वेश्चन है कि प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है, यानी प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या है। तो देखिए प्रोपेनल यानी यहाँ पे अल जुड़ रहा है, तो यहाँ श्रेणी अनुलग्न हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, यानी यहाँ पे जुड़ रहा है। और एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है, यानी उसका श्रेणी अनुलग्न होता है CH, यानी यहाँ पे ऑप्शन ही हमारा जो है वो राइट हो रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 17वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है श्रेणी अनुलग्न, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेथेनॉल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल या ऑप्शन डी एथेन। तो यहाँ पे देखिए अल किस में जुड़ रहा है, यहाँ पे अल जुड़ रहा है मेथेनल में, यानी मेथेन में अल जुड़ जा रहा था, यानी ऑप्शन बी हमारा ये जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 18वां वाला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता, एकल आबंध। यार एकल आबंध तो होता ही है, चतुष्फलकीय संरचना वो भी होती है। ऑप्शन सी सिंगल बॉन्ड सी, आबंध कोण 109 डिग्री 28, ठीक। तो ये भी होता है। और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे है कि सी डबल बॉन्ड सी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी ही राइट होगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। तो यार अगर हमारी आवाज़ थोड़ी कट रही हो तो मैं बता दूं, यहाँ बगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 19 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बोरान या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, मैग्नीशियम जो है वो द्वितीय समूह का सदस्य है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो, यानी 8 2 10 हो, उसको हम लोग किस समूह में पाते हैं। तो देखिए वो वाले तत्व जो हमको समूह 18 में मिलते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना यार। अब आगे बढ़ते हैं 21वें वाले क्वेश्चन पे। हमारा 21वां वाला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुएं हैं, और ऑप्शन ए है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ऑप्शन बी है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन सी है बोरान एल्युमिनियम गैलियम, और ऑप्शन डी है हमारा कैल्शियम सिल्वर और गोल्ड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, क्योंकि देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ही क्षारीय धातुएं हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 22वां वाला क्वेश्चन है कि भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार यानी वायु मार्ग में जाने से रोकता है, कौन सा रोक सकता है। ऑप्शन ए है एपीफेरिंग्स, ऑप्शन बी है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन सी है एलिवोलाई या ऑप्शन डी है श्लेष्मावरण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया, यानी एपिग्लॉटिस जो है वो भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार यानी वायु मार्ग में जाने से रोकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 23वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम सभी जानते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 24वां वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे गलती से टाइप होना यानी ABCD टाइप होना भूल गया है, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। तो देखिए मनुष्यों के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 4, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा जो होगा वो राइट होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द्वार कोशिका पाई जाती है, यानी द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ों में, ऑप्शन बी रंध्रों में, ऑप्शन डी वात्र रंध्रों में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो देखिए द्वार कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है वात्र रंध्रों में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 26वां वाले क्वेश्चन पे। 26वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि मानव वृक्क का कार्य होता है। तो वृक्क का कार्य हम सभी जानते हैं उत्सर्जन करना, तो यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का क्या कार्य होता है, ठीक। ऑप्शन ए जल के वहन हेतु, ऑप्शन बी भोजन के वहन हेतु, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल के वहन हेतु या ऑप्शन डी ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो देखिए जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का वहन करना, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट होगा, ठीक। फ्लोएम का काम होता है यार भोजन और जो अन्य ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो फ्लोएम ले जाता है, वो वहन करता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो 28वां वाला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और चौथा वाला ऑप्शन है यह सभी। तो यानी यहाँ पे यह सभी जो वो राइट होगा, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं तो 29वां वाला क्वेश्चन है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़ या ऑप्शन डी प्रकलिका। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी वो राइट होगा, ठीक, यानी प्रकलिका जो होता है वो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए अनुकूल माना जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 30वां वाला क्वेश्चन है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो राइट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो 31वां वाला क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है, ठीक। मुकुलन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी लिस्मानिया में या ऑप्शन डी इन सभी में। तो देखिए मुकुलन पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो राइट। यार मार्वल वाली हाइड्रा नहीं, हाइड्रा वाली हाइड्रा, ठीक। तो ऑप्शन आप 32वें नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी है डिंबवाहिनी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 33वां वाला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास की ऊपरी भुजतारी या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ठीक, उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं तो 34वां वाला क्वेश्चन है कि डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रिका में या ऑप्शन डी केंद्रक में। तो देखिए डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है केंद्रक में, ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 35वां वाला क्वेश्चन है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो डार्विन के अनुसार देखिए नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट होगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो 36वां वाला क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। बौने पौधे यानी स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल किस में है। एक है हमारा ए वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल है, बी है एक स्मॉल है एक कैपिटल है, यार ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, यानी दोनों स्मॉल है, ठीक। हम 37वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इकोलॉजी, नहीं यार इकोलॉजी में तो नहीं होता। ईथोलॉजी, ईथोलॉजी भी नहीं लग रहा है। पैलियोंटोलॉजी, पता नहीं। और डी बायोलॉजी, या बायोलॉजी तो है ही नहीं। तो यानी यहाँ पे आपको लग क्या रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, पैलियोंटोलॉजी में जो है जीवाश्मों का अध्ययन होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 38वां वाला क्वेश्चन है कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं। केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी प्रायांश या ऑप्शन डी जीन। तो देखिए यहाँ पे केवल प्रोटीन के बने होते हैं वो बने होते हैं प्रायांश, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट होगा। और यहाँ पे हमारा 39वां वाला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र के परे या ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए वो कह रहा है कि आभासी हो, सीधा हो तथा बिंब से बड़ा हो। तो देखिए वो तभी संभव है जबकि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः किसके होंगे, मतलब ऑप्शन ए दोनों अवतल होंगे या ऑप्शन बी दोनों उत्तल होंगे, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। तो देखिए कि वो जो होगा दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है, तो देखिए माइनस में केवल अवतल के ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, वो दोनों ही अवतल दर्पण और अवतल लेंस होंगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 41वां वाला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी आभासी होगा, सीधा होगा, वह छोटा होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। यानी यह लेंस कैसा होगा, मतलब 0.1 मीटर फोकस दूरी व अवतल लेंस होगा या 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, ठीक। या फिर 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा या फिर 0.2 मीटर फोकस दूरी का
उत्तल लेंस होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी 0.2 मीटर फोकस दूरी का वो अवतल लेंस होगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है निर्वात। तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी यहाँ पे जो हमें फोकस दूरी दिया और वक्रता त्रिज्या निकालना तो उसका दो गुना यानी 20, 10 का 20, तो यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। ठीक, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा होगा। तो ये कह रहा है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो है वो छोटा बन रहा है। ठीक, वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, काल्पनिक, तो ऐसा तभी संभव है जब वो उत्तल दर्पण हो, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो है कि स्वतंत्र नेत्र के लिए, देखिए यहाँ पे नेत्र होगा जो कि लिखा नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्वतंत्र नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 50 सेमी, ऑप्शन सी 100 सेमी और ऑप्शन डी 75 सेमी। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र नेत्र यानी स्वस्थ, एक तरह से कहते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो है वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो है वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, तो देखिए यहाँ में ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे या ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन सी हमारा ये राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी बैगनी रंग के लिए या ऑप्शन सी हरे रंग के लिए, ऑप्शन डी पीले रंग के लिए। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी रंग के लिए। ठीक, और सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बैगनी रंग के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 49वां वाला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी कूलम। ठीक, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक यार ओम होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 50वां वाला क्वेश्चन है हमारा कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सूत्र होता है एक, यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या, हमें दिया है V और दिया है R, हमें निकालना है I। ठीक, तो क्या हो जाएगा I = V/R। ठीक, तो सीधे रख के काट देंगे, V/R मतलब 1.5 वोल्ट ऊपर 3 ओम नीचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी वाला 0.5 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है कैलोरी। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, यानी यहाँ पे आंसर सी वाला आंसर हमारा जो है वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटॉनों के द्वारा, ठीक, प्रोटॉनों के द्वारा, और ऑप्शन सी है हमारा कि जो है आयनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो देखिए एक किसी धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक, तो यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो है वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, संयोजित किया जाता है। तो बताइए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा। तो देखिए उसमें जो अनुपात होगा वो होगा 1:4, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, आप चाहे तो इसको जो है डेरिवेटेड करके देख सकते हैं, मतलब इसको एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 54वां वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि 0.75 वोल्ट तथा 100 मिली एम्पियर पर
काम करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो देखिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस गुणा कर देना है, गुणा कर देना है यार, P = VI, बस काम खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75 MW, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक, यानी ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा, यानी ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी अर्धवृत्त, या ऑप्शन डी लगातार दिशा बदलती रहेगी। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी। ठीक, तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 36 × 10⁵5, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 36 × 10⁶ जूल, या ऑप्शन डी 3.6 × 10⁻³ जूल। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में जो जूलों की संख्या होती है वो होती है 36 × 10⁵5 जूल। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 57वां वाला कि एक गतिमान और आवेशित कण उत्पन्न करता है, यानी एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक, या ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कुछ नहीं। ठीक, तो देखिए एक गतिमान आवेशित कण जो उत्पन्न करता है वो करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे जो होगा वो राइट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 58वां वाला कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक, देखिए विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक, ये तो देखिए जो विद्युत मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए मैं बता दूं फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको एकदम आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो AC DC डायनमो, ठीक, और तीसरा हो गया आपका विद्युत मोटर। ये तीनों यार हर साल आते हैं, इनमें से तीनों में से एक तो आना ही आना है। ठीक, फिगर सहित आपको ये इतना आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 59वां वाला क्वेश्चन है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 75%, या ऑप्शन डी 90%। तो आपने यहाँ साइंस में जो है 10% नियम पढ़ा होगा। ठीक, वही है यहाँ पे, यानी एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जो है केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब फाइनली हम अपने आखिरी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन ये है कि 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक, और इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, और लगी होगी तभी तो यहाँ तक देख रहे हो, लगी है तो लाइक ठोक दो, कर दो यार लाइक, और कमेंट करके मुझे इसका तो पहले आंसर बताओ, और कोई बात अगर मैंने गलत हो गई हो तो उसे भी कमेंट करके बताओ। और हाँ यार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सब्सक्राइब करके जाना यार, वो तुम लोग करते नहीं हो, बस वीडियो देख लेते हो चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। और हाँ, शेयर तो कर देना यार, जो 10th में होंगे उन लोग को शेयर कर देना। आज के वीडियो से हम बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।